नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एडू फर्स्ट में। तो आइए शुरू करते हैं तैयारी सीटेट की। और इस श्रृंखला में जो विषय मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूं वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्किनर के बारे में आपको बता दूं। स्किनर का पूरा नाम बीएफ स्किनर है और इनका जो समय है 1904 से 1990 तक है, 1904 से 1990 तक। और स्किनर जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरिस्ट है और ये प्रोफेसर रहे हैं साइकोलॉजी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1958 से लेकर 1974 तक, 1958 से 1974 तक। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे व्हाट इज़ कंडीशनिंग, अनुबंधन क्या है, स्किनर बॉक्स के बारे में बात करेंगे, स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है चूहे के ऊपर उस पर हमारी चर्चा रहेगी। हम डिफरेंस देखेंगे रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और ऑपरेंट रिस्पॉन्स में, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में अंतर पर चर्चा करेंगे। रीइंफोर्समेंट और उसके प्रकार, पुनर्बलन, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन अनुसूची और उसके प्रकार, कंसेप्ट ऑफ ड्राइव, शेपिंग एंड वर्बल कंडीशनिंग, अंतर्नोद, शेपिंग तथा शाब्दिक अनुबंधन का संप्रत्यय तथा शैक्षिक निहितार्थ। इन विषयों को लेकर के आज हमारी चर्चा शुरू होगी। हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंडीशनिंग, अनुबंधन क्या है। तो कंडीशनिंग के लिए यहाँ बताया गया है कि एक रिलेशनशिप होता है जो कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध होता है जो कि एसोसिएशन, संयोजन, उसके माध्यम, साहचर्य के माध्यम से बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कंडीशनिंग में साहचर्य का, एसोसिएशन का होना बहुत आवश्यक है। और दो चीज़ें हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है, उसी को कंडीशनिंग कहा गया है। दो तरह की कंडीशनिंग होती है। एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है, और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसे साधनात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें एक तरीके से आपने जो पेवलव की थ्योरी की है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, और स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में आती है। स्किनर है चाहे थॉर्नडाइक है। अंतर क्या है, इसका अंतर जानते हैं हम। यहाँ पर जो अगर हम पेवलव की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो डॉग था, जो सब्जेक्ट था जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, वो पैसिव रोल में था क्योंकि उसको बांध दिया गया था। और फिर ये एक नेचुरल स्टिमुलस था कि फूड को देख करके सैलिवेशन हो रहा है और नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा था। तो डॉग वॉज नॉट एक्टिव, इट वॉज इन पैसिव रोल। तो ये जो पैसिव रोल में होता है जहाँ पे सब्जेक्ट, वो क्लासिकल कंडीशनिंग है। और जिस कंडीशनिंग में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव मोड में होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है या थॉर्नडाइक की बिल्ली का है, तो थॉर्नडाइक की बिल्ली भी एक्टिव थी और स्किनर का रैट भी एक्टिव है। दोनों ही पिंजरे में बंद थे और दोनों ने ही काफ़ी मूवमेंट्स की, और जो लर्निंग उन्हें करवाई जानी थी उसको करने का प्रयास किया। तो वहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव रोल में था। तो जिस कंडीशनिंग में सब्जेक्ट एक्टिव रोल में होता है वो कहलाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और जहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव रोल में होता है वो कहलाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद एक मुख्य है स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स की बात करें तो ये एक तरीके का विशेष बॉक्स स्किनर के द्वारा बनाया गया था। ऑल्दो स्किनर ने अपने आप इसको स्किनर बॉक्स नहीं कहा, लेकिन बाद में जो उसके शिष्य थे जो आगे उसको लेकर के, थ्योरी को लेकर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया। तो जो स्किनर बॉक्स में हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का स्पेशल बॉक्स था जिसमें कि जो रैट है, जो चूहा है, वो फ्रीली इधर उधर कहीं भी आ जा सकता था।
वो फ्री रिस्पॉन्स कर सकता था। आप इस स्किनर बॉक्स को देख पा रहे होंगे। ये एक विशेष प्रकार का बॉक्स है। इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिक ग्रिड भी लगी हुई है नीचे, जहाँ से आप शॉक उसको दिया जा सकता है। फूड कप है, यहाँ पे डिस्पेंसर ट्यूब है, फूड कप में पैलेट डिस्पेंसर है, यहाँ से जो भोजन की गोलियाँ हैं वो चूहे तक पहुँचती है। लीवर उसके आगे है, लीवर को प्रेस करता है तो जो नीचे बॉक्स आप देख पा रहे हैं वहाँ पर जो फूड पैलेट है वो आ जाता है। लाइट भी है वहाँ पे, स्पीकर भी है। ये जो स्पीकर, लाइट, शॉक इत्यादि है, ये उसको एक तरीके से कह सकते हैं पनिश करने के लिए है कि जब वो एक्चुअल जो हम लर्निंग चाह रहे हैं वो नहीं कर रहा है तो हम उसको वहाँ पर पनिश कर सकते हैं। तो पनिश करने के लिए स्किनर ने ये यूज़ किया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक है, या फिर लाइट है, या फिर आप कहें कि उसमें साउंड है। तो ये चीज़ें उसने एक पनिशमेंट के रूप में रखी थी। तो ये स्किनर बॉक्स के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसलिए स्किनर बॉक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। स्किनर बॉक्स के बाद हम बात करते हैं स्किनर के एक्सपेरिमेंट की, जो कि उसने रैट पे किया था, चूहे पर। तो यहाँ भी एक कंडीशन सेम है जो चली आ रही है कि यहाँ पे एक वाइट कलर का रैट लिया गया है, बॉक्स में है, जो कि भूखा है। यस दोस्तों, वो भी भूखा है। थॉर्नडाइक की बिल्ली भी भूखी थी, पावलव का कुत्ता भी भूखा था, और तो और गेस्टॉल की थ्योरी में सुल्तान भी भूखा था, और यहाँ पर स्किनर का चूहा भी भूखा है। तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि पूरा जो लर्निंग हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हंग्री नहीं होगा, भूखा नहीं होगा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। दूसरी चीज़, साउंड प्रूफ बॉक्स यूज़ किया गया था कि जो साउंड है वो वहीं तक रहे, बाहर की साउंड्स अननेसेसरीली अंदर ना आए, क्योंकि जो साउंड वो देना चाह रहा था, अगर बाहर की साउंड्स अंदर आती तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए साउंड प्रूफ बॉक्स यूज़ किया कि जब भी हमें साउंड देना है, शोर की आवाज़ जैसे देनी है, तो अलग से उसको सुनाई देती है। फिर लीवर जो है वो बॉक्स की दीवार पर ऐसे कनेक्ट किया गया था कि वो ऑटोमेटिक मशीन से जुड़ा हुआ था, कि जैसे ही वो लीवर बॉक्स पे आता था तो ऑटोमेटिक मशीन से मैसेज गया, और बदले में वो जो फूड कप है वो खुल जाता था और वहाँ पे फूड पैलेट्स आ जाती थी। फूड पैलेट्स कहते हैं भोजन की छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में वो फूड आ जाता था। फिर इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या था कि दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें तो चूहे को एक बॉक्स में बंद किया गया था, और वो बॉक्स ऐसा बना था, साउंड प्रूफ बॉक्स था, चूहा हंग्री था, और वहाँ पर एक लीवर था जिसको प्रेस करने पर फूड कप जो है वो ओपन हो जाता है, और वहाँ पे फूड जो बॉल्स हैं वो आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको सिखाना है कि लीवर को कैसे प्रेस करना। तो चूहा जो है वो पूरे बॉक्स में घूमता रहता है और कोशिश करता है कि यहाँ से निकले, उसको निकलने का लगता है कि यहाँ से निकले, लेकिन उसे लीवर का कुछ नहीं पता। वो जो दीवारें हैं उसको भी सूंघता है और दीवारों पे उछकता है, नहीं समझ में आता। तो इतनी सब जद्दोजहद में उसका जो वो लीवर पे उसका टच हो जाता है वो। तो लीवर पे टच होने से ऑटोमेटिक मशीन से सिग्नल जाता है और वहाँ पे फूड कप से फूड बॉल्स आ जाती हैं। तो क्योंकि वो भूखा था तो उसे खाना मिल गया। ऐसे ही वो कुछ प्रैक्टिस उसने बार बार की तो उसको खाना मिल गया। उसने बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस में नहीं लाया, जैसे कि थॉर्नडाइक की बिल्ली ने बहुत प्रयास किए थे, चूहे ने बहुत प्रयास नहीं किए। चूहे ने टेक्निक को समझ लिया कि यहाँ पर लीवर को प्रेस करने से भोजन की गोलियां मिल रही हैं। दरअसल भोजन की गोलियां रीइंफोर्समेंट था, पुनर्बलन था। क्या है कि स्किनर ने एग्जैक्टली जब लीवर प्रेस हुआ तभी फूड आया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्किनर था उसका मकसद क्या था कि ये लीवर को प्रेस करना सीख जाए। अब लीवर तक कैसे लेके जाएगा? तो अगर उसने लीवर की तरफ मूव भी किया, सबसे पहले अगर मूव भी किया तो भी उसको फूड पैलेट में मतलब फूड पैलेट उसको मिल गई। और अगर
फिर उसके बाद जब उसने थोड़ा सा वो लीवर को टच किया तब भी उसको फूड पैलेट मिली, और फिर जब उसने प्रेस किया तब भी मिली। तो क्या हुआ कि मकसद तो क्या था कि लीवर को प्रेस करना सीखे, अब उसको सिखाना था। तो इसलिए क्या किया कि अगर एक ज़रा सा 1% व्यवहार भी पॉजिटिव नज़र आया तो उसको रीइंफोर्स किया गया, उसको एक इनाम के तौर पे भोजन मिला। अगर भोजन नहीं मिलता तो वो मोटिवेट नहीं होता, उस भोजन को पाके वो मोटिवेट हुआ और उसने फिर उसी लीवर की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो उसको खाना मिलता है वो कुछ अटेम्प्ट्स में ही वो सीख जाता है कि हाउ टू प्रेस लीवर एंड गेट द फूड। तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट है। आप इसमें देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में जो पावलोव है, सॉरी जो स्किनर है, वो थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है सब्जेक्ट तो उसको रिवॉर्ड कर रहा है वो। और ऐसे ही हमें भी करना चाहिए अपने क्लासरूम में। अगर बच्चा कुछ पॉजिटिव आपको करके दिखाता है, मान लीजिए मैं कहती हूँ उसे पूरा चैप्टर नहीं भी समझ में आया लेकिन एक छोटी सी पहल करता है, वो खुद कोशिश कर रहा है, तो यू शुड मोटिवेट। अगर आप उसे मोटिवेट करोगे तो और ज़्यादा प्रयास करेगा। वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि चूहे ने ज़रा सा प्रयास किया तो जो स्किनर है उसने उसको फूड प्रोवाइड कर दिया रीइंफोर्समेंट के रूप में। तो ऐसे ही वो जो बिहेवियर वो चाहता था उसकी ओर ले जा सका। तो ये स्किनर का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर दो प्रकार की लर्निंग सामने आती है, एक है रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, एक है ऑपरेंट रिस्पॉन्स। एक को कहते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरे को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो प्रतिक्रियाएं हैं ये हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेकर के की गई है। तो चलिए देखते हैं रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें कि प्रतिवादी अनुक्रिया की बात करें तो जो रिस्पॉन्स ऐसा है जो कि कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस से उत्पन्न होता है, यानी कि कोई स्पष्ट उद्दीपन के द्वारा अगर कोई अनुक्रिया उत्पन्न होती है। और कैसी अनुक्रिया अनुक्रिया जिसका स्वरूप इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री कहते हैं अनैच्छिक को, कि हम नहीं चाहते लेकिन वो होता है। जैसे कि पावलोव का कुत्ता था, पावलोव के कुत्ते ने वो फूड को देख करके सैलिवेशन हो रहा था, नेचुरल है, होता है। तो इसमें डॉग ने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, ये तो होता है, नेचुरल प्रोसेस है। तो वो ना चाहते हुए भी इनवॉलेंट्री है, ना चाहते हुए भी वो सैलिवेशन होगा कि उद्दीपन को देखा तो रिस्पॉन्स किया उसने। और इस तरह की कंडीशनिंग को कहा जाता है टाइप एस कंडीशनिंग। टाइप एस कंडीशनिंग कहा गया है क्योंकि स्टिमुलस के ऊपर मुख्य तौर पे स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स सामने आया है, तो इसे रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ऑपरेंट रिस्पॉन्स की बात करें, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया की, तो ये वो रिस्पॉन्स है जो कि अनस्पेसिफिक स्टिमुलस से सामने आता है और वॉलेंट्री होता है नेचर में, यानी कि ऐसी अनुक्रिया जो एक अस्पष्ट उद्दीपन के द्वारा होती है। कोई उद्दीपन स्पष्ट नहीं है लेकिन उसका स्वरूप जो है वो वॉलेंट्री होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्किनर है, स्किनर ने उसको क्या सिखाया कि स्किनर टू प्रेस लीवर इन स्किनर बॉक्स इज ऑपरेंट रिस्पॉन्स, क्योंकि स्किनर बॉक्स में वो लीवर प्रेस करना ही सिखा रहा था, तो वो ऑपरेंट रिस्पॉन्स था कि वहाँ पर वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से रेड घूम रहा है इधर उधर, उसको कोई कहा नहीं गया है। और स्टिमुलस उसको अनस्पेसिफिक, क्लियर नहीं है स्टिमुलस, बट स्टिमुलस इज देयर, वो लेकिन अनस्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि सैलिवेशन था। तो यहाँ पर इसे टाइप आर कंडीशनिंग कहा गया है क्योंकि जो स्किनर का संबंध है वो ऑपरेंट रिस्पॉन्स से है, तो इसलिए ऑपरेंट रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर अनुक्रिया को बार बार करना चाहता है। तो वही चीज़ मैंने कही कि अगर आप ज़रा सा भी वो पॉजिटिव आपको कोई बच्चे का बिहेवियर लग रहा है, उसे मोटिवेट करिए तो वो बार बार उसी क्रिया को करने का प्रयास करेगा। तो ये हमने जो बात की वो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और ऑपरेंट रिस्पॉन्स में की, ये डिफरेंस भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। अब ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट एक तरीके से फीडबैक है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो उसके लिए फीडबैक होता है,
कि मान लीजिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप क्लास में बच्चों को आपने कोई क्वेश्चन दिया है करने के लिए, अब बच्चे क्वेश्चन का आंसर लिख कर ला रहे हैं। अब उसका आंसर के बदले में आप उस बच्चे को फीडबैक दोगे, भाई या तो आंसर गलत होगा या सही होगा। तो अगर सही होता है तो आप उसको शाबाश कहते हो, रिवॉर्ड देते हो, और अगर गलत होता है तो उसको मैं नहीं कहूँगी कि पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स जो रीइंफोर्समेंट है वो भी एक दूसरा टाइप है जो आजकल नहीं दिया जाता है, बट पॉजिटिव वे में ही हम उसको लेते हैं। तो जो स्किनर ने दो टाइप के रीइंफोर्समेंट की बात की है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। उसने उसका जो स्किनर ने रीइंफोर्समेंट के लिए कहा कि ये एक तरह का स्टिमुलस होता है जो कि किसी भी रिस्पॉन्स को की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है फ्यूचर में, कि आप अगर वो प्रोवाइड करते रहोगे, पुनर्बलन उसे देते रहोगे, तो वो उसको और करता रहेगा। मान लीजिए अब जो लिवर प्रेस करने की बात थी, तो वहाँ पर जो चूहा है उसको खाना मिल रहा है, भोजन की गोलियाँ मिल रही हैं, तो वो भोजन की गोलियाँ उसको मोटिवेट कर रही थी कि हाँ मैंने ये बिहेवियर ठीक किया है तो शायद मुझे इसलिए मिला है, तो उसी बिहेवियर को वो फॉलो कर रहा है वो। तो पॉजिटिव, इसमें रीइंफोर्समेंट दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अपने एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में तो फूड रखा है, क्योंकि रिवॉर्ड है वो, फूड पैलेट्स आ जाती है, वाटर भी उसमें आ सकता है। नेगेटिव में उसने पनिशमेंट रखी थी, पनिशमेंट थी या तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता था, या एक्सट्रीम लाइट देता था, या ज़्यादा तेज़ आवाज़ देता था, कि जो कि जिससे कि उसको एक नेगेटिव अप्रोच मिले, कि नेगेटिव करने से, क्योंकि वो उसकी पसंद की नहीं होगी ना रीइंफोर्समेंट, तो वो उसको अवॉइड करेगा। तो वो समझ जाएगा कि मैं, अगर मुझे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो मुझे ये काम नहीं करना है, पॉजिटिव मिला है तो मुझे ये काम करना है। तो जो स्किनर है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा वो कहते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर वो नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पर बल देते हैं। तो ये आपकी रीइंफोर्समेंट की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी फीडबैक है, आपका फीडबैक दे रहे हो आप बच्चे को या सब्जेक्ट को फीडबैक दे रहे हो, फीडबैक वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑब्वियसली अगर उसने पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम बढ़ाया तो आप उसे पॉजिटिव दोगे, और अगर नेगेटिव में करा है तो नेगेटिव दोगे। नेगेटिव देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो नेगेटिव उसको मिलने पर वो गलत तरफ नहीं जाएगा, वो आप एक डायरेक्शन जो दे रहे हो उसी डायरेक्शन में आएगा। अब बात आती है कि ये रीइंफोर्समेंट देना कब कब चाहिए। तो यहाँ पर जो शेड्यूल की बात आती है, तो शेड्यूल क्या, एक तरह की प्लानिंग होती है जहाँ पे आप क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी निश्चित कर देते हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद आपको रीइंफोर्समेंट देना है, लगातार देना है, रुक रुक के देना है। तो यहाँ पे दो टाइप के शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट के। पहला है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जिसे कि इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी कहा गया, आंशिक पुनर्बलन या विरामी पुनर्बलन, और दूसरा है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, सतत पुनर्बलन। अब ये जो आंशिक की अगर हम बात करें, तो आंशिक का जैसे पता चल रहा है इसके नाम से ही कि कभी कभी देना है, रीइंफोर्समेंट कभी कभी देना है, लगातार नहीं देना। और कंटिन्यूस में क्या है, लगातार देना। कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को आपने मैथ्स के सवाल करवा रहे हो और उसने पहला सवाल ठीक किया, तो आप उसको गुड दे रहे हो, वो दूसरा भी करके ले आया, आपने फिर गुड दे दिया, तीसरा करके ले आया, फिर गुड दे दिया, चौथा करके ले आया, फिर गुड दे दिया, तो आपने तो कंटिन्यूटी बना दी। जब कंटिन्यूटी हम बना देते हैं, एक तरीका ये है कि हम कंटिन्यूटी बना देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने पहला सवाल दिया, उसे ठीक कर दिया, आपने गुड दे दिया, उसके बाद आप उससे थोड़ा सा टफ सवाल दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो और कर रहा है, फिर आप मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक दे रहे हैं, आप रुक जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर आप गुड देते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो ब्रेक्स में देते हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने आ रही है कि रीइंफोर्समेंट दो तरीके से दिया जा रहा है। पहला आंशिक कि कभी कभी देना है, और कंटिन्यूस हमेशा देना है। अब आप ये सोच के देखो कि किसी बच्चे को आप हमेशा ही गुड 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 देते रहोगे तो उसके नज़र में गुड की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप रुक रुक के उसको दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसको
उसकी वैल्यू होगी उसकी नज़र में। तो यहाँ पर जो दो तरीके शेड्यूल बताए गए हैं, एक कंटिन्यूस एक पार्शियल। तो जो हमारे स्किनर हैं वो आंशिक पुनर्बलन यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा बेहतर मानते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि वो कहते हैं इससे ऑपरेंट रिस्पॉन्स तेज़ी से होता है और जल्दी से इनका एक्सटिंक्शन भी नहीं होता, विलोप भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे चूहे को ये नहीं कि बार बार हर बार उसको खाना मिल रहा था, कुछ एक पॉजिटिव करने पर उसको मिल रहा था। तो वही चीज़ इन्होंने आंशिक पुनर्बलन पर अधिक बल दिया है कंटिन्यूस पुनर्बलन की अपेक्षा। आगे चलते हैं, ड्राइव अंतर्नोद। ये जो ड्राइव होती है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में और ऑपरेंट रिस्पॉन्स को भी मोटिवेट करती है। अब ये जो ड्राइव है, ड्राइव के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ड्राइव क्या है। एक्चुअल में हम देखें तो जब हम कुछ भी सीखते हैं तो ये जो अंतर्नोद है इसे ड्राइव कहते हैं। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक तरह से व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है, इंटरनल स्टेट होती है एक व्यक्ति की, जो कि उस व्यक्ति को ऑपरेंट रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि अगर व्यक्ति अधिक देर तक भूखा होगा, हंग्री ज़्यादा होगा, तो उसकी ड्राइव उतनी बढ़ जाती है। भूख का चालक होता है हमारे अंदर जो हमें मोटिवेट करता है। मुझे भूख लगी है, ये कौन बता रहा है, मेरे अंदर ड्राइव है जो मुझे ड्राइव कर रही है, जो मुझे कह रही है कि मुझे भूख लगी है। तो वो जितना तीव्र होता है ना, तो उतना ही ज़्यादा मैं जो अनुक्रिया है मेरी, जो प्रतिक्रिया, जो मैं रिस्पॉन्स करूँगी उतना अधिक करूँगी मैं। तो अंतर्नोद की ये जो अवधि होती है कि अगर अधिक होती है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा भूखा है वो, अगर ज़्यादा भूखा है तो रिस्पॉन्स भी जो मिलेगा वो मतलब अच्छे बेहतर रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राइव। इसके बाद हम बात करते हैं शेपिंग की। शेपिंग का कंसेप्ट अब आपको क्लियर होगा कि आप देख रहे हैं स्किनर ने क्या किया कि ज़रा सा वो पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है तो उसको क्या रीइंफोर्समेंट दिया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया, उसे खाने की गोलियां दी। खाने की गोलियां उसे मोटिवेट कर रही थी और फिर उसने उसी व्यवहार को वो रिपीट कर रहा है और कोशिश कर रहा है उस लीवर तक पहुंचने की। तो आप देखेंगे कि इसमें शेपिंग में क्या होता है कि कोई एक मेन गोल होता है, उसकी तरफ बढ़ना और रीइंफोर्समेंट के माध्यम से उसकी ओर लेके जाया जाता है और एक तरीके से व्यक्ति के व्यवहार को उसकी ओर आकर्षित किया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रविधि है जिसमें जो व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो धीरे धीरे कोई जो मुख्य लक्ष्य होता है उसकी ओर पुनर्बलन के आधार पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे शेपिंग की उसने, कि लीवर के पास आया तो भी भोजन की गोलियां दे दी, फिर उसके बाद लीवर को उसने मात्र छुआ है तो भी उसने गोलियां दे दी। और इस तरह जो चूहे का जो व्यवहार था, जो लक्ष्य है, गोल है, उसकी ओर जैसे कि लीवर दबाना है और धीरे धीरे उसको पुनर्बलन देकर उसकी ओर आकृष्ट किया गया। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि शेपिंग की जा रही है, बिहेवियर को शेप किया जा रहा है, एक उसको आकार दिया जा रहा है, क्योंकि अब पता लग रहा है कि इस तरह का बिहेवियर करेगा, मतलब मेनली उसको लीवर प्रेस करना सिखाना है। तो जितना वो उसके नज़दीक जा रहा है उसको रीइंफोर्समेंट देके उतना मोटिवेट कर रहा है ताकि उसके जो व्यवहार है उसकी शेपिंग हो जाए, तो वो और इधर उधर के बिहेवियर छोड़ करके पर्टिकुलर बिहेवियर करके लीवर को ही डायरेक्ट प्रेस करे। ये जो शेपिंग है इसको मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है, क्रमिक सन्निकटन की विधि भी इसको कहा गया है, क्योंकि आप देखेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, सक्सेसिवली वो आगे बढ़ रहा है, अप्रोक्सीमेटली वो आगे जा रहा है, एक सीक्वेंस में आगे जा रहा है। और शेपिंग के द्वारा चूहे, कबूतर, मनुष्य, ये सारे जो हैं, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्ट है, कोई भी जटिल काम होता है उसको करना सीख जाते हैं। तो ये शेपिंग के द्वारा संभव है। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं वर्बल कंडीशनिंग की, शाब्दिक अनुबंधन। शाब्दिक अनुबंधन जैसे कि हमने बात की थी, एक एसोसिएशन है स्टिमुलस और जिसके द्वारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। तो शाब्दिक क्या है, इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द कंडीशनिंग ऑफ अ वर्बल रिस्पॉन्स, जिसमें वर्बल रिस्पॉन्स यूज किया जाता है, जैसे वर्बली हम यूज करते हैं
कि जैसे मानो कि एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्लास में खड़ी हूँ और बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने बोला स्टैंड अप, तो जैसे मैंने बोला स्टैंड अप तो बच्चे सुन रहे हैं और बच्चों ने सुन करके एक्ट किया और वो खड़े हो गए। तो क्या हुआ कि एक वर्बल मेरा जो स्टिमुलस गया है, तो वर्बल स्टिमुलस से वर्बल जो जो रिस्पॉन्स आया उनका, उनकी कंडीशनिंग भी वैसे होगी कि अगर अब मैं कहीं पर भी स्टैंड अप बोलती हूँ या उस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो दे आर रेडी टू फॉलो। तो कंडीशनिंग ऑफ अ वर्बल रिस्पॉन्स सच एज द यूज ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट। और अगर उन्होंने मान लीजिए मेरा स्टैंड अप कहने पर इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो किया है, उसको मैं रिवॉर्ड करती हूँ तो फिर वो मोटिवेट होंगे उसको करने के लिए, यूजुअली गिवन इन द फॉर्म ऑफ अटेंशन और प्रेज। हम प्रेज भी करते हैं बच्चे की, बच्चे का ध्यान भी दिलाते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके लिए हम उसके पीठ थपथपाते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस तरह से कहने पर भी जो बच्चे हैं उनका प्रोत्साहन उनको मिलता है, वो मोटिवेट होते हैं। तो ये वर्बल कंडीशनिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये कैसे काम आएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू अचीव दैट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी ये ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि लीवर को प्रेस करना सिखाना है, तो वो क्लियर था। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप उसको अचीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी, बच्चों को भी नहीं आएगी। बच्चों को भी पता होगा कि आज हमें ये सीखना है, तो वो ऐसे करेंगे। तो अगर आपने जाते ही क्लास में डिस्कस बोला कि आज हम स्किनर की थ्योरी पर बात करेंगे, तो बच्चे उसी पर फोकस करेंगे कि उन्हें पता है कि आज का हमारा उद्देश्य ये है और हमारा आउटकम भी ये निकल के आना चाहिए, तो पूरा एफर्ट उसी के लिए रहेगा। फिर उसके बाद मोटिवेट सेल्फ बिहेवियर। इसमें हमें क्या करना है कि जो टीचर है वो जो बच्चे हैं क्लास में उनके उस बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान दें जो कि बच्चे खुद करते हैं, मतलब टीचर के डर से नहीं, खुद करते हैं, तो उसको लेकर के मोटिवेट करना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बच्चों को क्लास में असाइनमेंट दिया और कहा कि आपको ये सबमिट करना है, और उसके बाद मैंने बच्चों पे ही छोड़ दिया कि आपको ये सबमिट करना है, एंड आई डोंट वांट टू नेम कि उन बच्चों के नाम मैं नहीं लूँगी जिन्होंने नहीं सबमिट किया, बट यू हैव टू सबमिट इट योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू टेक योर नेम्स। तो उनको ये विश्वास होगा कि हाँ हम पर विश्वास किया जा रहा है, हमें ये काम करना है, वी विल डू। तो काम ऐसा करना है जो बच्चा जो टीचर के डर से ना करे, वो खुद करे। तो टीचर को ऐसे बिहेवियर को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और उनको रीइंफोर्समेंट देंगे पॉजिटिव, तो वो और ज़्यादा ऐसे जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसकी ओर अग्रसर होंगे। फिर एम्फेसिस ऑन एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट। स्किनर की जो थ्योरी है उसमें एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट पे ज़्यादा बल दिया गया है। एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट जो कि बाहर से रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, फूड के रूप में मिल रहा था, अंदर से वो सीखने को तैयार नहीं था रैट, वो तो उसको एक निर्देशित था कि ये करना है, तो एक्सट्रिंसिक था। तो स्किनर की थ्योरी जो है एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट पे अपना जोर डालती है, जैसे कि थॉर्नडाइक पे भी ऐसा ही हुआ है। तो उसमें क्या है कि जैसे हम ये कर सकते हैं कि कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए अगर हमें अधिक रूप से अधिक प्रेरित करना है तो उसके लिए पुरस्कार हो सकता है, प्रशंसा कर सकते हैं, या हम पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इस तरह के रीइंफोर्सर्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यूज कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट इनिशियली देन मूव टू पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इन्होंने दो तरह के रीइंफोर्समेंट की बात की थी, एक आंशिक और एक सतत। इन्होंने क्या कहा था कि आंशिक ज़्यादा बेहतर है सतत से, लेकिन अगर किसी को आपको अपने लक्ष्य की ओर लेके आना है तो पहले आपको कंटिन्यूअस देना पड़ेगा रीइंफोर्समेंट, और धीरे धीरे आप शिफ्ट कर जाइए पार्शियल रीइंफोर्समेंट पे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पहले आप ऐसे कर सकते हो कि जब वो सीखता है तो उसकी हर जो अनुक्रिया, सही अनुक्रिया, उस पर आप कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, और बाद में आप ये कर सकते हो कि अगर उसके कुछ ही प्रयासों में या कि जो सही अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन दे सकते हो।
आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो भी पाठ याद किया है, कोई भी विषय याद किया है, वो जल्दी से ही लुप्त नहीं होता, एक्सटिंक्ट नहीं होता। फिर अगला है नो लेक्चर मेथड। यहाँ लेक्चर मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रोग्राम्ड लर्निंग यहाँ पे यूजफुल है। ईटी में आप पढ़ते होंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है कि प्रोग्राम्स बने होते हैं किसी लर्निंग को करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको जैसे स्टेप 1 पे गए, स्टेप 1 में आपने उस कंटेंट को पढ़ा और उस कंटेंट को पढ़ के अपने आप को असेस किया, और असेस करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे, स्टेप 2 पे आओगे। देन स्टेप 2 में भी ऐसे ही फॉलो करोगे, देन यू विल कम टू स्टेप 3, देन यू विल कम टू स्टेप 4। इस तरह से एक पूरा प्रोग्राम बनाया होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं चूहे को, वो जरा सा ठीक एक्शन करता है तो उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो ऐसे ही वो प्रोग्राम्ड लर्निंग को इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि स्टेप 1 में अगर उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो सेकंड की ओर मूव करेगा, सेकंड में रिस्पॉन्स मिलेगा थर्ड की ओर मूव करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लेक्चर मेथड की जगह प्रोग्राम लर्निंग अधिक उपयोगी है। फिर उसके बाद यहाँ पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुड बी मोटिवेटेड। पनिशमेंट को आप प्रयोग में ना लाएं, और जो उपयुक्त व्यवहार है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको आप रीइंफोर्स करना चाहिए आपको, और जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने जैसे शॉक दिया चूहे को, या उसको रोशनी दी तेज, तो तेज आवाज़ दी, उसको तंग करने की कोशिश की, आपको तंग नहीं करना है, बिकॉज द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड। ये आपको पनिशमेंट का यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपको पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव जो वो चीज़ें कर रहा है उसको अपने मोटिवेट करना है, उसको रिवॉर्ड करना है, और जो नेगेटिव है उसको आपको इग्नोर करना है। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कंडीशनिंग के बारे में, स्किनर बॉक्स के बारे में, स्किनर के एक्सपेरिमेंट के बारे में, हमने बात की रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और ऑपरेंट रिस्पॉन्स में डिफरेंस के बारे में, रीइंफोर्समेंट और उसके टाइप्स के बारे में, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड इट्स टाइप्स, कंसेप्ट ऑफ ड्राइव, शेपिंग, वर्बल कंडीशनिंग और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।